नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 1989 में जब बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें 3 मुख्य मुद्दे थे जिन्हें पूरा करने का वादा किया गया था। पहला था राम मंदिर निर्माण, दूसरा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। बीजेपी ने जो तीनों एजेंडे के रखे थे उनमें से 2 तो पूरे कर लिए, अब बारी है तीसरे की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, फिर चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में भी सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सरकार से सवाल कर चुके हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की गई। वहीं पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि समान नागरिक संहिता जरूरी है। आजादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता पर बहस चल रही है, हालांकि अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान के बाद बहस ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड में समान नागरिक कानून लाएंगे। फिर क्या था, खबर आग की तरफ फैल गई और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून लाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार इस और कदम बढ़ा सकती है। खैर, ये तो रही राजनीतिक बातें, लेकिन क्या राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता लागू कर सकती हैं? तो आपको बता दें कि उत्तराखंड या कोई भी राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को विधि सम्मत तरीके से लागू नहीं कर सकती। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में केंद्र और राज्य सरकारें शामिल है। समान नागरिक संहिता को केवल संसद के जरिए ही लागू किया जा सकता है। अदालतों और संसद में केंद्र सरकार के जवाब से ही ये साफ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सकता। अगर केंद्र सरकार चाहे तो संसद के जरिए इस मसौदे को आगे बढ़ा सकती है। संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों हेतु एक समान विधि होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार समान नागरिक संहिता का लागू ना होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है और किसी की भी पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर हाथ नहीं लगाया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार हो सकता है कि आने वाले दिनों में अधिकारों की इस जंग को सबके लिए बराबर कर दे। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जान लेते हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या देश में लागू होगी समान नागरिक संहिता? मंदिर बना 370 हटी, क्या अब सिविल कोड की बारी? यूनिफॉर्म सिविल कोड दिलाएगा बीजेपी को वोट? और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों की पुकार, समान नागरिकता का अधिकार क्या लागू होगा? हिंदू मुसलमान अब सब होंगे समान, यह भी एक बड़ा सवाल।
तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत अजय जी आपका। और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आप ही के साथ में करूंगी कि क्या अब इतना आसान होगा? आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकेत दे दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, तो क्या सरकारों के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि यहाँ पर बात लोगों की नहीं है, सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इसको लागू करना। नहीं अमन जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए कोई चुनौती है। लोकसभा में आपका पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में आपका पूर्ण बहुमत है, कई राज्यों में आपकी सरकार है। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा मशक्क़त केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। और अमित शाह जी ने कोई एक नया बयान दिया है। बीजेपी के 4 से 5 दशक के सारे बड़ी रैलियों को देखा जाए, या जिस तरीके से आपने भी बताया है, बिल्कुल सही बात है कि पहला भी यह घोषणा पत्र बीजेपी का लागू हुआ या जारी किया था, उसमें भी सिविल कोड बिल की बात कही गई थी। और आज भी वही स्थिति है कि अमित शाह ने कहा है, पिछले 2 और 3 साल से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है। बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी जी ने इस पर रिट दायर की है। केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे गए हैं और कई राज्यों से भी सवाल पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये कई बार कहा कि सिविल कोड बिल में लागू करने में दिक्कत क्या है। आज़ादी के बाद नहीं, बीच बीच में से कई बड़े आंदोलन हुए जहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों ने आंदोलन किए कि निश्चित तौर से ये कानून लागू देश में होना चाहिए। और इसकी तमाम वजह हैं। जब ऊंच नीच की बात आती है, जब अधिकारों की बात आती है, तो जब आपस में दिखता है कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, संविधान ने तुम्हें कम अधिकार दिया है, हमको ज़्यादा अधिकार दिया है, तमाम क्षेत्रवाद की बात आती है, धर्मवाद की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम टकराती है वहाँ पर। और ये बिल्कुल क्लियर किया जाता है कि संविधान ने हमको ज़्यादा अधिकार दिए और आपको कम अधिकार दिए। हमारे पास संवैधानिक ऐसे चाबुक हैं जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर से आवश्यकता है ऐसे बिल की, क्योंकि हमारा देश तमाम धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे देश में तमाम संस्कृति, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। तमाम धर्म से संबंधित बड़े बड़े कार्यक्रमों की बात की जाए, राजनीतिक दलों की बात की जाए, तो कई आपने देखते हैं कि दंगे भी इसी वजह से होते हैं, क्योंकि कहीं ये ऐसी स्थिति आती है। और फिर दूसरी बात, अमनदीप बात करोगे तो कोर्ट में, थानों में जाकर के आप बात करेंगे तो तमाम ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी इस बात को लेकर के सशंकित रहते हैं और ये बार बार पहल करते हैं कि तो आपको ज़्यादा अधिकार है कि इनको ज़्यादा अधिकार है। कहीं संवैधानिक व्यवस्थाएं जहां क्रिमिनल केस हैं, क्रिमिनल केस की समीक्षा की जाए, या कहीं मानव से जुड़ी हुई तमाम ऐसे अधिकारों की बात की जाए, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है तो इसकी बात करो, फिर उधर देखेंगे SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, फिर मानवाधिकार आयोग है, तो किन किन आयोग की कोर्ट सुनेगा? और जब सभी का उल्लंघन होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि टकराव होता है। और इसी वजह से मैं मानता हूं कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, लाखों की संख्या में ऐसे केस होंगे जो इन्हीं वजह से उलझे हुए हैं। तो बहुत अच्छी पहल है ये। केंद्र सरकार अभी भी मुझे लगता है लागू नहीं कर पाई, तो कब का लागू कर पाएगी? क्योंकि अब आपके पास कहने को कुछ बचा नहीं है कि दोनों राज्यसभा और लोकसभा में आपका पूर्ण बहुमत है। ऐसी स्थिति है। आप ही का, मुझे लगता है घोषणा पत्र में आप ही का चुनावी मुद्दा था, और ये आपने कहा बिल्कुल राम मंदिर को 370 को लेकर के आपने हटाया। निश्चित तौर से इसकी भी आवश्यकता है। तो क्या 2024 से पहले क्या बीजेपी कोई एक बड़ा कार्ड इस बिल को ला करके खेलेगी? ये मुझे लगता है भविष्य के गर्त में। ठीक है, अजय वर्मा से जान लेते हैं। अजय जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर? देखिए, आपने कई बार सुना होगा, एक्चुअली में बीजेपी के ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडे हैं। ये है केवल मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के। आपने सुना होगा, देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मित्रों ये हिंदुस्तान एक देश एक टैक्स, 2014 में। ठीक। 25 से ज्यादा टैक्स तो मैं ही दे रहा हूं आजकल। गिनवाऊं आपको? तो आज ये कहते कुछ है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। समान आचार संहिता तो अच्छी बात है, लाइए, आपका अपना उद्देश्य है। आप मेरे कहने से या विपक्ष के कहने से ना तो लेके आएंगे ना रोकेंगे। आपने हिंदुस्तान के संविधान को किस तरह से कुचलने का काम किया हुआ है लोकतंत्र में। जगह जगह की इसकी वानगी हर साल में, हर जगह किसी स्टेट में कहीं ना कभी सरकार गिराते हैं, कभी MP लोग बहुत सारे खरीद फरोख्त कर लेते हैं, उन्हें गिरा देते हैं, फिर अपना बहुमत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। सुनील जी, अभी 100 ही MP हुए इनके राज्यसभा में,
और जब 70 थे तब भी ये बिल पास करा लेते थे। तो ये इनके लिए मुद्दा नहीं है कि इनका बहुमत है या नहीं है, ये तो साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना। अभी समान आचार संहिता के पीछे भी इनका एक मकसद छिपा हुआ है, जो आपको कुछ दिन बाद सामने आ जाएगा कि आखिर ये क्या है। गृह मंत्री ने खड़ा होकर CAA करने के लिए जब हंगामा हुआ था, चला था संसद में, कहा क्या संसद के स्टेटमेंट कुछ थे, बाहर के कुछ थे। तो ये तो इनसे कोई चीजें अगर ये कहते हैं तो उसकी गतियत करने में बड़ा फर्क होता है। संविधान और लोग, भारत जो है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। हिंदुस्तान हिजाब से, हिंदुस्तान घोषणाओं से, वादों से, नारों से, मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुस्लिम से, पाकिस्तान हिंदुस्तान से, गाय से, इससे नहीं चलेगा। और अगर ये चला सकते हैं कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए, तो जर्मन के शासक एडोल्फ हिटलर ने भी कुछ साल चलाया था। उसका जो हश्र हुआ था, जर्मन का जो आज दशा है, काले अक्षरों में वो लिखा जाता है संसार में आज तक। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा ना हो कि कभी काले अक्षर से हिंदुस्तान को लिखने की नौबत आए या कोई चीज ऐसी आए। भगवान सबको सन्मति दे, भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। महात्मा गांधी की जी पंक्तियां याद आ जाती हैं। तो हमें देखिए, सामान्य आचार संहिता क्या है, इस सामान्य नागरिक संहिता आप करिए अपने तरीके से बढ़ाइए, लेकिन इससे पहले हमारी एक मांग, हिंदुस्तान के 133 करोड़ लोग हो गए, उसमें बीजेपी का IT सेल, इनके भक्त, इनके अंधभक्त और इनके अंध समर्थकों को छोड़ दीजिए, और इनका जो गोदी और मोदी मीडिया है। बाकी लोग ये मांग करते हैं कि कब पेट्रोल जो है, आपने कहा था एक 1.25 आंख वाले बवाने के 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा, कब डीजल कम आएगा, कब ये आरोप लगाना छोड़ेंगे आप विदेशी नीतियों पर, कब सरसों का तेल गरीब की थाली में वही 150 रुपए आएगा, कब कोयला घट के 6000 आएगा, कब हिंदुस्तान का छोटा व्यापार चमकेगा, बड़ों की पूंजी बढ़ रही है, कब यहाँ समान व्यापार के लाभों को अवसर मिलेंगे, कब यहाँ समान अनुपात में नौकरियां मिलेंगी, कब यहाँ महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, कब पूर्ण बिजली मिलेगी, ये बताएं सर। ठीक है अजय जी, मेरा तो ये मानना है और मेरा तो ये प्रश्न है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बीजेपी लेकर आती है तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी बीजेपी को? देखिए, आज क्या स्थिति है, हमारे समर्थन से और हमारे ना समर्थन से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जब क्या स्थिति होगी, जब देखेंगे। आज हमारी जिन चीजों पे डिमांड पे मांग नहीं हो रही, अच्छा चलिए ये बता दीजिए, ये देश हित में तो है ना सर, बढ़ता चला जा रहा है, देश हित में तो है ना ये तो स्वीकार कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये देश हित में तो होगा ना, नागरिकों को अधिकार मिलेगा। आप इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप विपक्ष में हैं, आप बोलिए, लेकिन सवाल सर देखिए आप पे भी खड़े होंगे ना कि एक लंबे समय तक तो आपकी पार्टी ने भी सत्ता का सुख भोगा है ना। बता रहा हूं। ठीक है सर, सत्यता की बात कर लेते हैं, ये भी तो सत्य है ना कि आपकी पार्टी एक लंबे समय तक सत्ता में रही है, फिर तब क्यों ये लागू नहीं कर दिया गया? वही बताएं। नहीं, हाँ देखिए, आप समझ लीजिए, इनकी होने वाली डिप्टी PM कंगना रनौत जो 22+ सिक्योरिटी में रहती है, मोदी जी को विशेष अधिकार है, किसी को डिप्टी PM बना दे, मिनिस्टर बना दे। वो कहती है कि भारत 2014 के बाद आजाद हुआ, इससे पहले भारत ही नहीं था। सर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुद्दे पर बोलिए सर, प्लीज मुद्दे पर बोलिए। ये बातें ना कहिए। नहीं, आप थोड़ी सी और मेरी सुन लीजिए। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना का कहर अब चारों तरफ आ रहा है। पहले भी आपको याद है कि गो कोरोना, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिए जलाओ, और जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने और भास्कर टाइम्स ने कहा कि 50 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं गैस ऑक्सीजन की कमी से, सिलेंडरों से, अस्पताल में बेड नहीं है, इक्विपमेंट से। अब पता है क्या हो रहा है? ये सारे आरोप तो ऊपर से बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू परलोक से और श्रीमती इंदिरा गांधी लगा रही। हिंदुस्तान में तो दूध की नदियां बह रही हैं, हिंदुस्तान में सारे लोग नौकरी मिल गई है, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, और अब कोरोना नहीं आएगा। ये तो नेहरू जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? कि ट्रेडास साहब का नाम अब तुलसी भाई रख दिया गया है, जो WHO के। अजय जी, आप सारे मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आज का मुद्दा है जिस पर डिबेट करने के लिए आपको बुलाया गया है, आप उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े, मैं लौटूंगी आपके पास में, मैं लौटूंगी सर आपके पास में। मैंने आपको बोलने का मौका दिया, लेकिन आप उस पर बोलने के तैयार ही नहीं है सर। ये विपक्ष झूठ उड़ा रहा है, विपक्ष झूठ उड़ा रहा है, और विपक्ष अगर किसी चीज को कहेगा भी। सर लौटूंगी आपके पास में, बाकी मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ गए कि कर सर उनका रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आप ही के पास में लौटूंगी। दीपक सोनकर जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, प्रवक्ता। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही
मुंतजिम किदवई जी जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी आप ही का रुख, यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा? हालांकि अमित शाह ने आज संकेत जरूर दे दिए हैं, लेकिन 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, कई सारे राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है, और कितना वक्त लगेगा सर? देखिए अमनदीप जी, निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे एजेंडे के साथ, मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में संकल्प पत्र में रहता है और जिस तरीके से लगातार जो जो हमारे संकल्प पत्र में रहा उसको पूरा करने का काम किया, जो कहा वो करके दिखाया। माने 370 धारा हटाने का संकल्प था तो 370 धारा को हटाने का काम किया, जिस तरीके से 3 तलाक को भी हटाने का काम किया। लगातार जैसे ऐसे तरीके से मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो इसी तरीके से लगातार आने वाले समय में, और मैं ये आज का विषय नहीं है, लगातार जिस तरीके से अगर हम नागरिकता समान कानून की बात करेंगे, एक बार अमनदीप जी नागरिकता समान संहिता कानून, यूनिफॉर्म कानून को भी एक बार समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस कानून को एक साथ लागू करना चाहिए। आज अमित शाह जी ने उस कदम को बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसके कदम को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लगातार जिस तरीके से आज इसको अग्रसर करके किया गया है, जैसे हमने पुराने कार्यकालों में 370 जैसी धारा को खत्म करने का काम किया, आज जिस तरीके से इस निर्णय पर भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय लेने वाली है। ठीक है, लेकिन दीपक जी आज अमित शाह ने जो बात कही, जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू किया जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर तो किसी राज्य में इसे लागू नहीं किया जा सकता, वो तो फिर लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, यानी कि पूरे देश में लागू होगा। देखिए कोई भी मुझे लगता है किसी चीज को लागू करने के लिए सदन में जिस तरीके से सभी के प्रस्ताव और बिल को पास किया जाता है, तो ऐसे किसी राज्यसभा के लिए नहीं, मैंने सभी के प्रस्ताव के आधार पर किसी को पारित किया जाएगा, चाहे वो, और ये जो नागरिकता समान कानून है ये पूरे देश में एक साथ पारित होगा। ठीक है सुनील जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप क्लियर कीजिए। एक तरफ अगर हम बात करें कानून की, तो ये तो जानकारी मुझे लगता है अमित शाह को भी होगी कि ये पूरा राज्य जो इसकी प्रोसेस है ये पूरे देश में लागू होगा। उसके बावजूद अमित शाह इस तरह का बयान देते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? नहीं देखो, अब आप केवल 2024 की तैयारी अभी से कर रहे हैं तो एक अलग बात है। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पक्ष जाना है और 2019 में इन्हीं के नेता ने जब सुप्रीम कोर्ट में इसको रखा, एक रिट दायर की क्यों न ये लागू किया जाए, तो केंद्र सरकार से जवाब तलब किए हैं, तो उसमें कोई और अन्य विभाग से नहीं, वो रिपोर्ट सीधी गृह मंत्रालय से ही मांगी गई है। तो क्या गृह विभाग ने वो रिपोर्ट दी? मुझे नहीं लगता कि अभी पक्ष में रिपोर्ट दी है। जो चीज़ें कही गई हैं उनके द्वारा, जो केंद्र सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि राज्य लागू करें, केंद्र लागू करे, या तो केंद्रीय लागू कर देगा तो राज्यों का झंझट खत्म हो जाएगा। ये अमित शाह भी जानते हैं, भाजपा भी जानते हैं। तो अब स्थिति का माहौल बना करके 2024 से पहले इसको लागू करेंगे, और निश्चित तौर पर राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, और किसका कैसे फायदा लिया जाए इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ड्राफ्ट एक ऐसा होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लूप पोल जब हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो छूट जाते हैं, और कहीं न कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो टकराव देखने को मिले, अभी आपने देखा होगा कि आरक्षण को लेकर के जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ हुई, तो राज्यों पर टाल दी उन्होंने, राज्य इस पर निर्णय ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कौन अल्पसंख्यक किस राज्य में होगा और कौन बहुसंख्यक होगा, इस पर भी केंद्र सरकार ने राज्यों पर टाल दिया कि राज्य इस पर निर्णय कर सकते हैं। टालने से अच्छा यह है कि केंद्र सरकार अभी बहुमत में है राज्यसभा और लोकसभा में, और ये केंद्र सरकार ही कानून बना देती है, तो राज्यों को इसकी जरूरत ही नहीं होगी। राज्यों की सहमति लेनी है, और उसके अलावा राज्य कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो ये राज्यों का अधिकार है। लेकिन जहां टकराव होगा, जैसे आपने कहा सेक्शन 12 में टकराव केंद्र और राज्यों के बीच की जो स्थिति है, और सेक्शन 44 में यदि हम बात करेंगे तो वहां राज्यों को पूर्ण अधिकार है, तो कहीं सेक्शन 12 टकराव न हो, इस स्थिति में केंद्र सरकार मुझे लगता है कि संसद में सीधा बिल पूरे देश के लिए लेके आए तो झंझट खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन राजनीति करेंगी केंद्र सरकार को 2024 से ठीक पहले लाया जाएगा और माहौल बनाया जाएगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर ये राजनीति विपक्ष भी करेगा और पक्ष वाले भी करेंगे। ठीक है, किदवई जी से जान लेते हैं। किदवई जी, आपका स्टैंड क्या रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? क्या आप भी समर्थन करेंगे या फिर आप विरोध में? समर्थन नहीं करता, क्योंकि इनकी जितनी भी अब तक की कानून लेकर के आए हैं, ये अल्पसंख्यक विरोधी कानून लेकर के आए हैं, और देश में जो है ना एक विशेष समुदाय को टारगेट बना करके और ये अपना राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने जो है ना CA NRC
और तमाम तरह के मुद्दे जितने भी थे आपने हाल फिलहाल में देखे भी हैं, उन सभी मुद्दों को इन्होंने इतना हाईलाइट किया गया जिससे कि मुस्लिम समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, इनको अलग एक थलग समझ करके देश के नागरिक ना समझ करके ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका ये उद्देश्य जो है 2024 को लेकर के ये चाहते हैं कि 2024 में फिर से हम लोग बगैर काम किए और ध्रुवीकरण करके लोगों को धर्म के नाम पे और कानून के नाम पे डरा करके एक नया कानून लेकर के आ जाएं, और जिससे कि जो समाज है वो विकास को और रोजगार को ना माने और देश में मुस्लिम और अल्पसंख्यक के विरुद्ध जितने कानून ला करके एक अलग लोगों को खुश करने का काम किया जाता है। इससे एक ऐसा माहौल देश में बनता है जो देश में विकास और उन्नति और प्रगति को रोकने का काम करता है। नहीं किदवई साहब, ये तो मुझे लगता है कि बराबरी का अधिकार देने की बात है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात नहीं है। यहाँ तो आपको स्वागत करना चाहिए। कई राज्यों से ये खबर आती है आप लोगों के माध्यम से कि हमें अधिकार कम दिए गए हैं, कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो कम अधिकार और ज्यादा अधिकार का मामला खत्म हो जाएगा। आप टारगेट वाली बात कह रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? सिविल कोड लाने से आप देखिए, मुस्लिम समाज में है शादी की अलग प्रक्रिया होती है, डिवोर्स की अलग प्रक्रिया होती है। हाँ। इसी तरह हिंदू समाज में भी होती है। इस तरह से जो कॉमन लॉ लेके आया है, ऐसा लगता है कि ईसाई धर्म को लागू कर दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, कि उसी तरह से आप रजिस्ट्री करा करके आप शादी करेंगे, एक ही तरह से आप डिवोर्स दे सकते हैं। एक ये जो तरीके आ रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि कोई ईसाइयों की बुक जैसे कि आईपीसी लोगों ने लिखी थी, इसी तरह के सीआरपीसी को कन्वर्ट करते चले किदवई जी ईश्वर को मानने की। किदवई जी, मुझे 2 लाइन में बता दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? आवाज आ रही है? किदवई जी 2 लाइन में बता दीजिए आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का इनका उद्देश्य यही है कि सभी को शादी का, डिवोर्स का, गोद लेने का और जो किसी तमाम तरह के जो कानून हैं जिसमें अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे बंटवारे के होते हैं, ये सब के सब एक ही तरह के इन्होंने चाहते हैं कि शादी और डिवोर्स सब एक ही तरीके से हो। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो हम लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हिंदू समाज के लोग जिस रीति रिवाज से शादी करते हैं, मुस्लिम लोग जिस रीति रिवाज से शादी करते हैं, कहीं ना कहीं अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। हमें धर्म के ऊपर धर्म को मानने का अधिकार ये खत्म कर दे रहे हैं, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी धर्म। किदवई जी, अभी तो ड्राफ्ट बनकर तैयार ही नहीं हुआ है, अभी तो ड्राफ्ट बनकर तैयार ही नहीं हुआ है। पहले ही आपने ये निर्धारित कर दिया कि यहाँ पर तो धर्मनिरपेक्षता को एक पूरी तरह से खत्म कर देगा। अभी तो सर ड्राफ्ट बनकर तैयार ही नहीं हुआ, आपने विरोध पहले शुरू कर दिया। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लिए आप बताइए, हमें बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड में आप पूरा बयान पढ़िएगा। उन्होंने उत्तराखंड में जो जाके कहा है कि मैंने CA 370 और तमाम तरह की जो हमने हटाई हैं, 3 तलाक कानून लेकर के आए, उसमें ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप उनका बयान देखिएगा, ठीक है। उसके कहीं ना कहीं हमें मालूम चलता है जिस तरह से ये नोटबंदी करते हैं, GST करते हैं और कृषि कानून लेकर के आते हैं। अभी तो किदवई साहब उत्तराखंड में जो कमेटी बनी है, भाग में कानून लेकर, अरे किदवई साहब जो उत्तराखंड में कमेटी बनी है उसकी पहली मीटिंग हुई है, अभी ड्राफ्ट की बात ही नहीं हो रही है उसमें। अभी कौन कौन विभाग को क्या क्या अधिकारी रखे जाएंगे और क्या होगा उस पर अभी बात चली है। उन्होंने कहा है कि काफी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, उसको पक्का। किसने कहा? किसने कह दिया आपसे? बात तो ये है कि नहीं, किसने कह दिया? हम लोगों को तो नहीं पता चला, किसने कह दिया आपसे? हम कह रहे हैं आपसे। नहीं, किसने आपसे कहा? किदवई जी ने ड्राफ्ट भी लगता है खुद ही तैयार कर लिया है। किदवई जी, मुझे लगता है ड्राफ्ट भी आपने लगता है खुद ही तैयार कर लिया है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं सर कि बच्चा हुआ नहीं पहले मुंडन करवा दिया आपने। सर आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। दीपक जी, मैं आपसे जानूंगी कि एक तरफ विरोध शुरू हो गया है, अब उनको अपने समर्थन में आप कैसे लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी। अमनदीप जी, अभी वो सज्जन बोल रहे थे, आपने मैं टीवी नहीं है मेरे सामने, कौन सज्जन मुस्लिम स्कॉलर थे या क्या थे। देखिए, भारत का संविधान सबको स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग, आर्टिकल 25B, 24B, 26B, 21B देता है। वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या केवल गृह मंत्री को अपनी बात रखने का अधिकार है?
गृह मंत्री सम्मानित पद होता है। आपने एक उनके 3-4 स्टेटमेंट में 2 सुना रहा हूं आपको जी। मित्रों, 12वीं पास जो करेगा, जो 12वीं पास करेगा, उसके बाद जो इंटरमीडिएट में आएगा उसको हम टैबलेट देंगे। ठीक तो है। ये मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने कहा हिंदुस्तान में 6 करोड़ की आबादी, 600 करोड़ कई ऐसी चीजें हैं। अगर हम उन चीजों को बताएंगे तो चलिए वो तो अलग मुद्दा है। अब मैं बात करता हूं इस पंथ निरपेक्ष समान आचार संहिता के ऊपर कि भाई संसार के हालांकि कई देश, इवन इजिप्ट है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, इन लोगों ने इसको लागू किया हुआ है मानव। हमारे यहाँ हमारा संविधान, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं। जब डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी सब लोग काफी संख्या में हैं और सभी लोगों को भारत का संविधान ये कहता है कि लोग अपने तरीके से जिएं, अपने तरीके से पहने और अपने तरीके से खाएं और अपने तरीके से पिएं। लेकिन ये देश की सरकार थोपना क्यों चाहती है? सहमति ली है क्या? 129 करोड़ लोगों पे 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया इन्होंने, जबकि उनसे कई गुना टैक्स ले लेते हैं इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों से। लेकिन अजय जी अभी तो आप कुछ समय पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस समर्थन करती है। अभी कुछ समय पहले ही तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, अब आप कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है कानून। अजय वर्मा जी ये कहना चाह रहे हैं कि समर्थन तो है, लेकिन कहीं इस पर राजनीति न हो। बिल तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उसके लिए राजनीति के लिए आप बिल लेकर के आए तो एक अलग बात है। और कांग्रेस की सरकार रहते हुए ही गोवा में पहला बिल लागू हुआ। जे सरकार बनते ही बनते पहली गोवा में सरकार बनी तो कांग्रेस का ही था सारा सिस्टम, ऐसा नहीं है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हर चीज पर राजनीति न हो, ये वर्मा जी कहना चाह रहे हैं। जी वर्मा जी। नहीं, आप मेरा ये है कि जो इनकी टाइमिंग होती है, टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग आप उठाइए। देखिए, देश के सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद हो राजीव गांधी जी ने, जब राजीव गांधी थे, हम एक्चुअली में मार्केटिंग और ब्रांडिंग और हमारे पास व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक जैसी झूठी यूनिवर्सिटी नहीं है, हम उस पर आश्रित नहीं थे, हम प्रैक्टिकल करते थे। ठीक है। राजीव गांधी जी ने तालाबेन नरसिम्हा राव के टाइम में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके वहां मंदिर बनवाया। ये धर्म की ठेकेदारी करके भगवान राम के नाम पे चंदा ले रहे हैं और जमीनों में हेरफेरी कर रहे हैं और कहते हैं साहब हमने मंदिर बनवाया। आपका क्या योगदान है? आप सरकार है, सरकार का काम है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना। ऐसे ही हर चीज में आप कह देंगे नहीं साहब ये नियम और कानून है, समाचार आचार संहिता और सिविल कोड की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, चुनावों से पहले घोषणा कर देंगे। आज तक नहीं हुआ। वन कंट्री वन टैक्स आज तक हुआ है क्या? नोटबंदी जब लाए गए बर्बाद हो गए, काला धन आया क्या? ठीक है अजय जी, आपको ऐसा लगता है कि घोषणा करके सिर्फ वोट लेना चाहती है बीजेपी, लेकिन उसे धरातल पर लागू नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये घोषणा की जा रही है, यही कहना है आपका? जल्दी से जवाब ले लेते हैं दीपक जी से। सिवाय झूठ का पुलंडा। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। झूठ दिखाना, झूठ उगाना, झूठ ही बोना, झूठ पे खाना, झूठ ठीक है सर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं दीपक जी। मनदीप जी, जिस तरीके से लगातार इस विषय को बार बार कह रहे हैं हमारे अजय जी भाई हमारे, ये टाइमिंग के हिसाब से होता है। मैं एक बात उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 19 दिसंबर 2014 में उस समय के कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर जी ने भी पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया था लिखित के अंदर, और उन्होंने अपने कैंटोनमेंट में बोला था कि हमारे जितने भी पार्टी होल्डर हैं या जो भी हमारे सामाजिक होल्डर हैं, उन सभी के साथ सुझाव लेकर के, उन सभी के साथ बैठ करके इसका समाधान निकाला जाएगा। तो ये आज का विषय नहीं, टाइमिंग का आधार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने 1952 से इस मुद्दे को लेकर के संकल्प पत्र में लाने का काम किया है, और जो जो मुद्दे उस संकल्प पत्र में आए उसको पूरा करने का काम किया है। और मुझे लगता है ये समान नागरिकता कानून इसको निश्चित रूप से होना चाहिए। और यह है कि इसी दूसरे एक आपने भारत देश के अंदर ही, हमारे यहाँ भारत देश में ही एक ऐसा देश है जिसमें विवाह की उम्र 18 साल है और निकाह की उम्र 9 साल है। और उसी देश में पूरा मैंने आपको एक बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से निकाह करने के बाद, जैसे मान लीजिए विवाह करते हैं बेटी का, तो उसके पति की संपत्ति का अधिकार है मगर निकाह करने पर अधिकार नहीं है। तो जिस तरीके से ये सब भ्रांतियां फैली हुई है, इसको एक समान आना चाहिए, इसके पूरे कानून के लॉ को बदलना चाहिए, इसके आधार पर काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो हमने कहा है उसको करके दिखाने का काम किया जाएगा, और ये जो कहा है ये भी करके दिखाने का काम किया जाएगा। सहमत होंगे
कि इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म करके डिक्टेटरशिप लागू कर दी जाए, इनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, समझ गए, या डिक्टेटरशिप कर दी जाए, क्योंकि 14 से अघोषित कर्फ्यू तो लागू ही लागू है जर्मन जैसा। तो फिर आप जो चाहे कर लीजिए, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा तो सुझाव ये है, कौशिक जी भी सहमत होंगे मेरे सुझाव से, कि यहाँ पर कानून बदलवाइए, अगर बदलना है तो डेमोक्रेसी को बंद करिए, लोकतंत्र की जगह यहाँ डिक्टेटरशिप ले आइए। मेरा सुझाव है गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और बीजेपी के सारे नेताओं को। ठीक है, ठीक है। दीपक जी, अभी किदवई जी की बातों को आपने सुना, यानी कि साफ है कि अगर ये कानून लाया जाता है तो विरोध के स्वर भी उठ सकते हैं, तो उनको अपने समर्थन में कैसे लाएंगे? देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है 3 तलाक को लेकर के भी विरोध था, हाँ। तो जिस तरीके से उसको लेकर के भी जो सच्चाई और जनता के हित की बात थी, महिलाओं के हित की बात थी, हाँ। तो वो महिलाएं भी साथ आई, वो भी समर्थन पाया। ठीक। जिस तरीके से लगातार आज इस कानून की बात है, तो ये जो जनता के हित की बात है, जनता बहनों के हित की बात है, तो उसका भी कानून आएगा, तो निश्चित रूप से उसका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी इस कानून के साथ जाएगा। ठीक है किदवई जी, ये पहली बार नहीं है जब जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, समानता की बात होती है, एक विशेष समुदाय की तरफ से विरोध के स्वर उठते हैं। आखिर क्यों? क्या आप लोग नहीं चाहते कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले? मुस्लिम समाज से ज्यादा कहीं अधिकार नहीं मिलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सबसे बड़ी आपको बता दूं, 3 तलाक का इन्होंने बात कही, उसमें उनको बता दूं, 3 तलाक में इन्होंने कहा कि लगातार कोई व्यक्ति 3 बार तलाक देता है, तलाक नहीं होती है और मेंटेनेंस देता है, उसको 3 साल की सजा हो जाएगी। हाँ। अब ये बताइए, जिस बंदे को 3 साल की सजा हो जाएगी, तो वो बंदा मेंटेनेंस कहाँ से देगा? यानी कि जेल में से कहाँ से भेजेगा भरण पोषण? सर, तीन तलाक को लेकर सर बहुत डिबेट कर चुके हैं। सर, आज के मुद्दे पर बोलिए प्लीज। ठीक है, मुझे मालूम है, लेकिन इनका अपना एजेंडा है, उस एजेंडे पे अपना काम करते हैं ये लोग। ठीक है, अब आ जाइए कृषि कानून के। कोई भी ऐसा कानून, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, कोई भी कानून हो, आज तक इन्होंने सही कोई भी कानून लेकर के नहीं आए। किदवई जी, आज का मुद्दा आज का मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस पर बोलिए सर प्लीज। मैडम मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, क्योंकि उनको याद दिलाना पड़ता है। आजकल ये अपनी गलतियां भूल जाते हैं, इसलिए हम जैसे लोगों को इनको अपनी गलतियां याद दिलाना पड़ती हैं। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये ला करके लोगों के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं, ना कि देश के लोगों से पूछने का। क्योंकि इस देश में तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तमाम तरह के। ये आप इसको समझने का प्रयास करिए मेरे भाई, ये थोपने का ही काम है, सामान्य नहीं है ये। अब अरे भाईजान आप सुन लीजिए, किदवई जी आप चाहते हैं कि 3 शादियां हो? किदवई जी क्या आप चाहते हैं कि शरीयत ही फॉलो हो? मैं ये चाहता हूं कि देश में क्यों अगर शरीयत लॉ अगर फॉलो होगा तो आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको शरीयत लॉ से क्या परेशानी है? यहाँ पर बात सिर्फ एक विशेष वर्ग की नहीं है सर, देश भर में बहुत सारी जातियां और बहुत सारे धर्म है सर। सभी यहाँ धर्मों के लोगों को सम्मान दिया जाए। हाँ, तो ये सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेंगे ना, फिर इसको लेकर विरोध क्यों? काम कर रहे हैं भाई, सभी धर्मों को सम्मान देने का ये अधिकार के लिए जो 3 शादी कर रहे हैं कानून है, इसको समझिए, पहले इसको ठीक से समझ लीजिए। नहीं, कितने लोगों ने, क्यों 2 शादियां करना कानूनी अपराध हो जाता है? यानी कितने ऐसे लोग हैं जो 2 शादियां करके बैठे हैं, जो मुस्लिम नहीं है, फिर भी मतलब दिक्कत आपको कानून बना। किदवई जी, दिक्कत आपको शादियों से है? पता नहीं किस तरह की बात है। अच्छा चलिए ठीक है, एक कर आप बताइए कि इसमें दिक्कत क्या है, क्या खामियां हैं, उस पर जवाब लेंगे। लॉ में कैसे पूछ सकते हैं कि आप किस टाइम आपको क्या करना है? ये जो आप लोगों की बात समान अधिकार। किदवई जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई टेक्निकल खामी। मैं चाहूंगी पहले आप उसको दुरुस्त कर ले। सुनील कौशिक जी, आपका रुख करूंगी कि अभी तो देखिए शुरुआत भी नहीं हुई है, ड्राफ्ट बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, पहले से ही विरोध शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार के लिए चुनौतियां होंगी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और एक बड़ा सवाल ये भी कि पिछले 7 सालों से बीजेपी की सरकार है और 1989 में ये वादा किया गया था, 7 साल गुजर चुके हैं, अभी तक सरकार ने इसको लागू नहीं किया है। आगे आप उम्मीद देख रहे हैं? ऐसा नहीं है मनदीप के अभी तक जब जागो तभी सवेरा। हाँ।
और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर चीज का विरोध हो सकता है। ठीक। संसद भी, राज्यसभा भी आप चलते देखिए, विधानसभा भी आप चलते देखिए। सर लौटूंगी आपके पास, सर मौका दूंगी आपको, लेकिन प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। क्यों जागते हैं आप? ठीक है सर, सर मौका मुझे दूंगी। 1 मिनट दे दीजिए, मुझे इनसे क्वेश्चन पूछने दीजिए। आप उसको जब जागो तब सवेरा वाली बात कह रहे हैं। आपको ये बताइए, आपने 20 स्मार्ट सिटी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, आज 8 साल हो गए, तो आप जागो सवेरा नहीं हो रहा है आपका? मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं बीजेपी नहीं हूँ। आप बीजेपी से पूछिए, सरकार से पूछिए आप कि भाई साहब सरकार से पूछेगा, उसका जवाब ले ले। इसमें तो मैं सिंगल ही दिखाई दे रहा हूँ सर, मुझे तो आप ही लग रहे हैं। तो जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सवाल बीजेपी वालों से लीजिए, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। केतवई जी, आपके सवाल का जवाब लूंगी मैं, आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। कौशिक देखो, ये मैं वही कह रहा था अमनप्रीत कि हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सारे व्यक्तियों को विरोध करने का अधिकार है और पक्ष रखने का अधिकार है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद इसलिए बनाई गई है कि निश्चित तौर से आप अपनी बात कह सकें। और दूसरी बात, तमाम आपत्ति कानूनों में होती हैं, उसके लिए कमेटी भी बनती है, या सरकार की सहमति हो, उस कमेटी में सारे राजनीतिक दल के लोग भी होते हैं, उसका बाद ड्राफ्ट आता है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जो कुछ चाहेगी वो सब कुछ कर लेगी, या सरकार जो चाहेगी वो ले आएगी। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। तमाम ऐसे कानून हैं जो सरकार लेके आई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ सरकार चाहेगी वो सब कुछ अपने हिसाब से कर लेगी। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी देखेगा, देश की जनता को भी देखेगा। जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर के कहा, तमाम लोग इसके पक्ष में थे, महिलाएं भी पक्ष में थी, तब ये जाकर के ऐसा नहीं है कि स्थापित हो पाया। लोकसभा, राज्यसभा में पास हो जाने के बावजूद भी, और तमाम राजनीतिक दल के लोग जो सुलझे हुए लोग थे वो भी समर्थन में थे इसके में कि हाँ ये चीजें व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरी, यदि ये कोड यदि सिविल कोड बिल भाजपा लेकर के आती है और उसके ड्राफ्ट को पहले देखा जाएगा कि हकीकत कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी धर्म को, किसी जाति को चैलेंज उसमें किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यदि नहीं किया जा रहा है तो लागू होगा, किया जा रहा है तो निश्चित तौर से तमाम अधिकार सुप्रीम कोर्ट में, तमाम संविधान में दिए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सिविल कोड को लाने से कोई दूसरा अधिकार तो कोई चैलेंज नहीं हो रहा। ड्राफ्ट बनने तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही कुछ इसको लेकर निर्णय लिया जा सकता है, या फिर उसके बाद ही कुछ बातें कही जा सकती है। ठीक है अजय जी, अपनी बात रखिए। अमनदीप कौर जी मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, छोटे हैं। सुनील जी विद्वान भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, और चतुर्थ स्तंभ भी हैं। इन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के मेयर और दिल्ली की एमसीडी पार्लियामेंट से भी ऊपर हो गई, तो कौन, आप कैसी बात कर रहे हैं कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो 2011 में, मैं हालांकि कई डिबेट हो गई जहांगीरपुरी के ऊपर, 2011 में पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ने एक बिल पास करा था दिल्ली के लिए। आपको प्रतिवेदियों पढ़ लेना कि कोई ऐसी चीजें नहीं हो सकती। 21 में उसमें फिर संशोधन किया बीजेपी की सरकार ने कि इवन अगर सुप्रीम कोर्ट इवन नोटिस भी दे दिया है, कोई भी अतिक्रमण या कोई अवैध वो है या कॉलोनी है, उनको आप छेड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। ये भी आपको मसौदा टीवी पे के लिए भेज दूंगा, आप दिखा देना। उसके बाद एक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ऑर्डर जारी करता है, चिट्ठी लिखता है तुगलकी फरमान कि तोड़ दो, गिरा दो, फोड़ दो, उड़ा दो। बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है, वो आदेश तो बर्मारी, अब तो बर्मारी आपके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जो आप कह रहे हैं सच है तो निश्चित तौर से दंडित किया जाएगा, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो। नहीं, वो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में दिया है। और इनकी बचकानी हरकत देखिए मेयर और एमसीडी की। मैं तो चाहूंगा एमसीडी के सारे अफसर सस्पेंड और मेयर के खिलाफ सजा होकर उनको अरेस्टिंग की जाए, और गृह मंत्री को कौन सा उल्लंघन हो गया, कौन सा उल्लंघन हो गया बर्मा जी? कुर्सियां उठाने, मलबा, सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर जो हम लेके गए हैं कुर्सियां उठाने, मलबा उठाने और वो कराने के लिए गए रहे कुर्सियों, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अरे कुर्सियों के लिए आप बुलडोजर लेके जाते हैं? तो भाई ये इनका कोई भरोसा नहीं है। कब आप बोल दीजिए इनके खिलाफ, आपके ऊपर रासुका लगा देंगे। अभी पत्रकारों को नंगा कर दिया मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक विधायक के खिलाफ लिख दिया था। अभी पत्रकारों को ने नकल पकड़ ली, उसके खिलाफ यूपी में वो सारे के सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। न्याय की उम्मीद मत करिए, आप बोल क्या देखिए जरा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। बर्मारी ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, आप ये मत करिए, ये मत कहिए कि चौथे स्तंभ, सुन लीजिए, आप ये मत कहिए चौथे स्तंभ को बीजेपी दबा रही है, आपने भी दबाया है। समाजवादी पार्टी ने भी हल्ला बोल किया था
जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 10 साल आपके साथ केंद्र में रहे, आप समझिए उसको, तमाम अखबारों के दफ्तर जला दिए गए थे, ठीक है। और आपने जब इमरजेंसी लागू की तो अखबार के दफ्तरों पर लाइट काट दी गई, ताले लगा दिए गए। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो सारे लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो सही बात है वो कही जाएगी। भाई जी आपको बोलने का मौका लूंगी, ठीक है, उन्हीं से जान लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। पीएम कन्या रनौत कहती है कि भारत 2014 से पहले था ही नहीं। अजय जी आज के मुद्दे पर बोलिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज के मुद्दे पर बोलिए ना, बाकी जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उस पर भी हम बहस करते रहते हैं। अमनदीप जी, यहाँ तो मुझे लग रहा है हम ये कह रहे हैं कि समान आचार संहिता, तो ये लग रहा है कि पत्रकार के रूप में किदवई जी सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट बांटने के लिए आपको इनवाइट नहीं किया गया है यहाँ पर। किदवई जी सर्टिफिकेट बांटने के लिए इनवाइट नहीं किया गया है आपको, सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप नहीं बताएंगे कि कौन बीजेपी का प्रवक्ता है कौन नहीं। ये सफाई क्यों दे रहे हैं फिर? ये सर्टिफिकेट नहीं दिया आपने मुझे। सफाई नहीं दे रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल है उसका जवाब दिया जा रहा है। किदवई जी सफाई नहीं दे रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले प्लीज बात पूरी सुनिए, पहले आप सुनिए तो सही पूरी बात। एक भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ये यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, क्या इन्होंने एक भी अभी तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर सुन रहा हूँ अच्छे से, कि इन्होंने एक भी क्वेश्चन बीजेपी वालों से पूछा? लेकिन नहीं, बीजेपी वाले से तो जब सवाल किया जाएगा तो बीजेपी वाले सवाल खड़ा करेंगे। बीजेपी वाले सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को सवाल ऐसे ही करेंगे। आपने भी सवाल पूछा ना, सवाल पूछने का अधिकार आपको भी था ना, आपने किया कि नहीं किया सवाल? अरे सवाल आपने किया कि नहीं किया, आप बताओ, आपका जवाब मिला कि नहीं मिला? पत्रकार के रूप अब आप देखोगे कि हम मुस्लिम स्कॉलरशिप में सारे अधिकार हमको दे दिए गए, सब बेकार है। हाँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं, सब कुछ बोलने का अधिकार हमको, ये किसी को है ही नहीं, क्योंकि पीछे हमारे मुसलमान लगा हुआ है, तो ये थोड़ी चलेगा ना। ठीक है, आपका जो सवाल था उसका जवाब ले लेते हैं। उसको रखिए आप अपने तक सीमित। आपको भी पूछने का मौका दिया गया था, और आप ये आरोप लगाएंगे केवल मुस्लिम स्कॉलरशिप है तो संविधान ने सारे अधिकार आपको दे दिए, वो नहीं चलेगा इस देश में। नहीं, वो नहीं चलेगा, नहीं, वो चलने वाला नहीं है, आप समझिए इस बात को। न पहले चला था ना अब चलेगा। मुझे काउंटर क्वेश्चन लेना प्लीज, कौशिक जी। वो छोड़िए आप, पीछे मुसलमान लग जाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बेलगाम बोलते चले जाओगे आप। उसे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। अरे पीछे मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि बेलगाम कुछ भी बोलते चले जाओगे, संविधान ने सारे अधिकार आपको दे दिए। किदवई जी ये सवाल थोड़ा मान मर्यादा रखिए, थोड़ा सा मान मर्यादा रखिए। आप किसी पार्टी के नेता नहीं है, आप किसी पार्टी के नेता नहीं है, सोशल वर्कर हैं आप, और सोशल वर्कर हम भी हैं। अरे सोशल वर्कर हैं तो आप भी तो सोशल वर्कर। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं भी हूँ, मैं और आप एक ही हैं, लेकिन ये मत कहिए आप पार्टी के नेता के रूप में बात मत करिए किसी के। हम मुसलमान किसी मुस्लिम संगठन के नेता नहीं है, आप किसी मुस्लिम संगठन के नेता नहीं है। सीधी सोशल बात कीजिए, सामाजिक बात करिए। क्वेश्चन पूछते क्यों नहीं? नहीं, सामाजिक बात करिए ना आप मुसलमानों के नेता हैं अगर क्या? आप ऐसे ही कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो मैं किसी से सवाल नहीं कर पाऊंगी। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू बोलेंगे तो मैं किसी से सवाल नहीं कर पाऊंगी। आपने जो सवाल किया, क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये बताइए स्मार्ट सिटी कहाँ चलेगी? 20 स्मार्ट सिटी देने। अरे आप नहीं बताएंगे कि मुझे क्या सवाल करना है क्या नहीं करना है। किदवई जी आप नहीं बताएंगे कि मुझे क्या सवाल करना है क्या नहीं करना है। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जब अधिकारों की बात होगी, जब अधिकारों की बात होगी और आप लोग बीच में खलल डालेंगे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दीपक जी, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी ने वादे किए थे, लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए। प्लीज सर, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, वरना मुझे अच्छे से पता है आवाज कैसे डाउन करवानी है। आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। दीपक जी जवाब दीजिए। दीपक जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दीपक जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल एक ही खड़ा हो रहा है। वो तो टूट नहीं था, दीपक जी से अभी जुड़ेंगे, अभी दोबारा से जुड़ेंगे तो जवाब लूंगी ना सर, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ जब विकास की सवालों से पूछने के लिए अभी दोबारा से जुड़ते हैं तो मैं जरूर उनसे सवाल लूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अभी तक जब ड्राफ्ट बनकर ही तैयार नहीं हुआ है तो विरोध किस बात का है? मैं तो सिर्फ इस तरह पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत थी अभी इस चीज की? कोरोना अभी आने वाला है, ठीक है, देश में भुखमरी जैसे माहौल हो रहे हैं, जीडीपी बिल्कुल डाउन चल रही है, रोजगार कहीं पर है नहीं, ठीक है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन ठप हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो चुकी है।
इस पे सुधार करने की जरूरत है कि दैनिक तो कानून का इसको लेकर सवाल पूछिए ना आप सत्ता पक्ष से, इसको लेकर आप सवाल पूछिए ना सत्ता पक्ष से। अगर समानता का अधिकार मिलता है सभी धर्म को, सभी जाति को, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, आप ये बताइए। मैं तो बाकी जो मुद्दे हैं देश में उसको लेकर आप सवाल पूछिए सर, लेकिन जब समानता का अधिकार की बात होगी तो आप उसमें खलल क्यों डालेंगे? आखिर आपको दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, इनका कहने का मतलब अमनदीप ये है कि समानता का केंद्र अधिकार- सरकार ने अरे सारे समानता का मंत्रालय बंद अधिकार कर दिए आप हैं और केवल समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए उस पर बहस स्टार्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने काम करना बंद कर दिया, वित्त मंत्रालय ने काम करना बंद कर दिया, उद्योग मंत्रालय ने काम करना बंद कर दिया, ये सब ने काम करना बंद कर दिया है और केवल सिविल कोड बिल पे आकर के बीजेपी रुक गई है। केवल इसी पे चर्चा होने की बात है, महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। अभी संसद सत्र चला था तो महंगाई पे चर्चा नहीं हुई, किसी और मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, किसी और पार्टी के लोगों को बोलने नहीं दिया गया वहां पे। ये नहीं, जिस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर सब यहाँ बोल रहे हैं तो वहां नहीं इनके नुमाइंदे बोल पाए थे, तो अब यहाँ बोलेंगे और कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। दीपक जी जुड़ गए। दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिए। किदवई जी का सवाल ये है कि इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं देश में और बहुत सारे वादे बीजेपी इससे पहले भी कर चुकी है, लेकिन उस और ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? अमनदीप जी, मुझे लगता है मेरी आवाज चली गई। जी सर। आपने सवाल पूछा था, मैं उसी सवाल के साथ में अपने कितने भाई का जवाब दूंगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया, जो कहा है वो करके दिखाया, जिस संकल्प के साथ बढ़ रही उसी संकल्प के साथ करके दिखाने का काम किया है। अरे मेरे भाई पहले सुन लो, स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है। चाहे बरेली में उठा करके देख लो, चाहे लखनऊ में उठा करके देख लो, चाहे आगरा में उठा करके देख लो। आज टेक्नोलॉजी पार्क खड़े हो रहे हैं, क्या स्मार्ट सिटी के साथ बस खड़े हो रहे हैं। अरे पहले बोलो मत, आपने क्या कर लिया स्मार्ट सिटी के नाम पे? कैसे आप बोल रहे थे तो आपने क्या किया स्मार्ट सिटी के नाम पे? क्या चीज दी है स्मार्ट सिटी को? स्मार्ट सिटी के अलावा दूसरा मुद्दा बोलिए। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं लखनऊ में जाके देखिए आप। वही तो बोल रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया पहले। अरे भाई, हमने तो करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, आज उसी का परिणाम है। हमने अंतिम पायदान पर कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? अरे 2 करोड़ नौकरियों के, अरे 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है बताइए? प्रतिभा देने का नाम न किया था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लखनऊ का नाम, बरेली का नाम बता करके आप अपने छुपाने का काम कर रहे हैं, झूठ को। तो अभी संसद में बिल पेश नहीं हुआ, उससे पहले ही इसका विरोध भी शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से वो कन्विंस करती है बाकी धर्मों को। अजय जी एक फाइनल कमेंट आपका। किदवई जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अमनदीप जी कैसे लोगों को आप बुलाते हैं, सुनना चाह रहे हैं ना, बोलने दे रहे हैं, जवाब सुन रहे हैं। किदवई जी प्लीज एक फाइनल कमेंट अजय जी आपका। क्वेश्चन पूछिए। आप लखनऊ का नाम ले रहे हैं, बरेली का नाम ले रहे हैं। सर मुद्दे पर बोलिए, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि मुद्दे पर बोलिए। मुझे लगता है आपके पास में मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ है नहीं, तभी आप बाकी के मुद्दे बीच में ला रहे हैं। अरे सवाल का जवाब दीजिए आप। फाइनली ये सर प्लीज अजय जी, सर दीपक जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया। दीपक जी प्लीज, अजय जी फाइनल कमेंट आपका। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी क्या किदवई जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। जी इनसे कहिए थोड़ा चुप तो रहे, अब सुन तो लेने एक क्वेश्चन का सवाल का मुझे जवाब मिलेगा आधे घंटे की डिबेट में। अरे आपका नंबर दे देंगे, आप नंबर दे देंगे, आप पूछ लीजिएगा। आपका नंबर दे देंगे, पूछ लीजिएगा। अभी जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर चलने दीजिए। जी वर्मा जी देखिए, नहीं नंबर दे करके मुझे पर्सनल थोड़ी बताएंगे, सार्वजनिक यहाँ पर वार्ता हो रही है, सार्वजनिक तौर पर बताएं। तो टाइम का भी ध्यान रखिएगा, टाइम भी होता है, टाइम बाउंड होता है। समय का में ठीक। अमनदीप जी कुल मिला के बात यह है कि सरकार को जो अपना एजेंडा चलाना है चलाए, लेकिन देश में सारे हितों का, देश के सब लोगों की, महंगाई का, व्यापार का, नौकरी का ध्यान रखें। और सुन लीजिए, जो अफवाह फैला रहे हैं ना डॉक्टर्स और सारे सरकार और अपोजिशन के लोग की कोरोना आ रहा है, सुन लीजिए, अब जो है वर्ल्ड WHO के हेड टेड्रोस का नाम तुलसी भाई रख दिया है। कोरोना नहीं आएगा मोदी जी ने। अब आप झूठ बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, कोरोना अब नहीं आ रहा है, तुलसी भाई नाम रख दिया है। तुलसी के औषधीय गुण है। सर कोरोना को लेकर डिबेट करेंगे ना, अभी तो मुद्दे, अभी तो देखिए मामले बढ़ने वाले हैं सर, मामले बढ़ने वाले, आगे डिबेट करेंगे कोरोना। लेकिन सर अभी मेरे पास समय की कमी है सर, समय की कमी है मेरे पास में। ठीक है सर, कुछ ही दिनों में स्पष्ट होगा ना सर। 2024 से पहले पता लग जाएगा कि कानून बनता है या फिर नहीं बनता। बाकी कोरोना को लेकर आगे डिबेट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसके भी मामले। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब सियासत भी तेज होने लगी है और साथ ही इसको लेकर विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। अब देखना ये होगा दिलचस्प कि सरकार इसको कानून में तब्दील करती है या फिर नहीं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।